हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRJ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग DLED द्वितीय सेमेस्टर 2022 का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये पेपर आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक है 50 नंबर का। कुछ निर्देश दे रखे हैं, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे पहला निर्देश दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक ही विकल्प सही रहेगा। उस विकल्प को छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके आंसर आप 25 शब्दों में देंगे। उसके बाद आपको थर्ड आपका पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इसका आंसर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना होगा। पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि MCQ टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है भवभूति और चौथा ऑप्शन है मातंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है जयसिंह, दूसरा है रणराज, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर थर्ड है, बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? पहला ऑप्शन है ऊपरी मार्ग में, दूसरा है मध्य मार्ग में, तीसरा है निचली मार्ग में या चौथा है नदी के मुहाने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नदी के मुहाने पर बी आकार की घाटी बनती है। अगर आपसे यू आकार की पूछ रहा है तो जो हिमनद होते हैं वो यू आकार की घाटी बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है? पहला ऑप्शन दे रखा है 2.7, दूसरा है 5.5, तीसरा है 9.5 और चौथा है 9.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 5.5। तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 है। प्रश्न नंबर 5 है कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है पहाड़ों में, पहाड़ी भागों में, दूसरा है समुद्र के किनारे, तीसरा है हिमानी क्षेत्र में या चौथा है मरुस्थल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समुद्र के किनारे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। ड्राफ्टिंग कमेटी बोले या प्रारूप समिति बोले, दोनों के एक ही बात है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये पहले भारत के कानून मंत्री भी थे। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 7 है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है? पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे या चौथा ऑप्शन है लावा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको आराम से मार सकते थे अगर इसको नहीं पता था, क्योंकि जो ऊपर वाले 3 पॉइंट जो दे रखे हैं, सियाल ये आपके भूपरपट्टी जो पृथ्वी के है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को हम सियाल कहते हैं, उसके बीच में वाला भाग को सीमा कहते हैं और जो पृथ्वी के लास्ट एकदम सेंटर में जो पॉइंट रहता है उसको हम निफे कहते हैं। तो ये वाला सबसे पहले आपका सियाल SiAl होता है, जिसको हम सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। दूसरा है सीमा Si या मे, जो कि सीमा और मैग्नीज का बना होता है, सिलिका और मैग्नीज का। और तीसरा होता है
NiFe, जिसको हम निकेल और फेरस से इसका निर्माण होता है, जो अंदर रहता है, जो कि द्रवित अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार से आप जान पाएंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, लावा। अच्छा, जब पृथ्वी के अंदर आता है उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, धरातल पे बाहर आ जाता है, तो उसको हम लावा नाम देते हैं, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और ज्वालामुखी 3 प्रकार से होता है। एक तो आपका शांत ज्वालामुखी होता है, दूसरा आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, और तीसरा आपको ध्यान में रखना है जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इसमें जागृत में हमेशा उद्गार होता रहता है, सुषुप्त में कभी कभी उद्गार होता है कई सालों के बाद, और ये शांत में एक बार हो गया होता है, फिर कभी भी इसमें उद्गार नहीं होता। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो पृथ्वी के अंदर जब तक लावा अंदर आता है, जो पिघला हुआ पदार्थ, तब तो उसको मैग्मा नाम देते हैं। जैसे पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसका हम नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है लावा। प्रश्न नंबर 8 है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, दूसरा है हाइग्रोमीटर से, तीसरा है बैरोमीटर से, और चौथा है एनीमोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर में। आप देखेंगे आर्द्रता लिखने में आप दास के नीचे इस प्रकार से रा लगाते हैं, और इसके आंसर में भी हाइग्रो में इस प्रकार से रा लगता है। तो इस दोनों के ऑप्शन से आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसमें जिस सेम टू सेम कट लग रहा होगा, ये वाला रा लगा, रेफ वाला रा, इसको रेफ वाला रा बोलते हैं, जहाँ पे दिखेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्द्रता पूछी गई थी, नीचे में द्रा में इस प्रकार से रेप वाला रहा था, आंसर में भी हाइग्रो वाले में, और किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर वाले में देख पा रहे हैं इस प्रकार से ड्रो में है, ये वाला है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर होगा, कैरियन सागर। दूसरा है लाल सागर, तीसरा है मृत सागर, चौथा है भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मृत सागर। मृत सागर की लवणता बहुत अधिक होती है। अगर 1 किलो पानी में आपको लगभग 300 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। 1 लीटर का पानी लेते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें लवणता पाई जाती है। और इसमें मृत सागर में कोई भी व्यक्ति जो है डूबता नहीं है। अगला प्रश्न है कि धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे। पहला ऑप्शन है मौर्य काल के, दूसरा है गुप्त काल के, तीसरा है महाजनपद काल के, और चौथा है राजपूत के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मौर्य काल के। ठीक है, जो धन्वंतरी थे चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं, वैद्य थे, और ये धन्वंतरी काल के वैद्य माने जाते थे। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। प्रश्न नंबर 12 है कि भट्ट विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन महेंद्र वर्मन, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, चौथा ऑप्शन है राज प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, महेंद्र वर्मन। प्रश्न नंबर 13 है जौहर प्रथा का प्रचलन था किस काल में था। मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में, या ऑप्शन नंबर 4 है राजपूत काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजपूत काल में। आपने देखा होगा अलाउद्दीन पिक्चर आई थी, जिसमें रणवीर सिंह अलाउद्दीन का रोल करता है, और क्या नाम है कि शाहिद कपूर राजपूत का रोल करते हैं। उसमें दीपिका पादुकोण को आपने देखा होगा, जिसमें वो जौहर करती हैं कई हज़ार रानियों के साथ, जो कि अगर उसके पति मर जाते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, अपने आप को आग के अंदर झोंक देती हैं, या आग का कुंड जल रहा होता है उसी में कूद जाती हैं। इस प्रकार से वो जौहर कर लेती हैं। ये किस साल में प्रथा जारी थी। राजपूतों के काल में ये प्रथाएं जारी थी। अभी भी अगर आपको देखना है इसके बारे में तो आप राजस्थान में जाइए, वहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें दिखाई देंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो पिक्चर देख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसका सब कुछ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है वह बजट
जिसमें आय और व्यय बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीरो आधारित बजट। दूसरा ऑप्शन है संतुलित बजट। तीसरा है घाटे का बजट और चौथा है बचत बजट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें आय और व्यय का जो आय और व्यय होता है बराबर होता है उसको हम संतुलित बजट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, संतुलित बजट। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारत की जो कृषि है उसमें जो उत्पादकता बहुत ही कम होती है, ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है, इसके बारे में पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है पिछड़ी तकनीकी। दूसरा ऑप्शन है जोत का आकार छोटा होना। तीसरा है शाख का प्रभाव और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो जैसे यहाँ पे तीनों पॉइंट दे रखे हैं बिल्कुल सही है, उपरोक्त बातें सही कही गई हैं क्योंकि हमारी जो तकनीकी है बहुत पिछड़ी हुई है, जोत का आकार भी बहुत छोटा है और शाख का भी प्रभाव इसमें बहुत कम है। इसकी वजह से भारत की जो कृषि की उत्पादकता है बहुत ही कम है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया था डेल्टा किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता भी है डेल्टा क्या होता है। सबसे बड़ी डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा भी सकता है तो उसको ध्यान में रखेंगे। सेकंड प्रश्न है ज्वालामुखी कितने प्रकार का है, अभी आपको बता दिया गया है लेकिन उसके बारे में पूरा बताना है। तो आपको ध्यान रखना है शांत ज्वालामुखी होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है और जागृत, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। कितनी परतें होती है वायुमंडल की, 5 परतें मुख्य रूप से मानते हैं, जिससे सबसे नीचे वाला क्षोभमंडल, फिर संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार से सबके मंडल के बारे में आपको डिटेल में समझ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यताप किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें ध्यान रखना है ज्वार भाटा आता किसकी वजह से है, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं आता है, ये चंद्रमा और सूर्य के किसके, चंद्रमा और सूर्य के आपसी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसकी वजह से, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। 1 महीने में शायद 15 दिन में एक बार और 1 महीने में 2 बार ऐसा होता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनती है, उसके बाद कौन बनता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे, तो आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो कौटिल्य की मदद से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और अर्थशास्त्र पुस्तक के लिखने के लिए इन्हें बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, उसको उनका दूसरा नाम चाणक्य भी था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिससे कि आपको गुलाम वंश से स्टार्ट करना है और मुगल वंश तक के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया है कि आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। भक्ति आंदोलन क्यों उत्पत्ति हुआ था इसके बारे में आपको 2 कारण लिखने हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, इसको हम खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होता है। जब गेहूँ या चावल की पैदावार में कमी होती है तो उससे संबंधित क्रांति आई थी, उसको हम कहते हैं हरित क्रांति, इसको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और भारत में MS स्वामीनाथन जो थे ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे देखते हैं अपरदन किसे कहते हैं, तो आपको पता है जो मिट्टी का कटाव होता है पृथ्वी पर मिट्टी का कट के बह जाना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ये कई तरीके से हो सकता है, बाढ़ की वजह से, वर्षा की वजह से। इसको रोकने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, अगर वन कटते हैं तब भी मिट्टी का अपरदन होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं और बहने नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है अग्नेय सेल किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा अग्नेय सेल होता है, दूसरा हमारा
सेल कहलाती है, और तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक, जिसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित। 3 प्रकार की आपकी अवसाद सेल यानी चट्टानें कह सकते हो। पहला आपका आग्नेय चट्टानें, जिसका निर्माण हमारा लावा से, ज्वालामुखी उद्गार से होता है, इसके लावे से होता है। अवसादी चट्टानी के मतलब होता है, ये क्या होता है? सेडिमेंट्री के रूप में, अवसाद के रूप में परत दर परत इनका निर्माण होता है। इस प्रकार की चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन दोनों के जब रूप चेंज हो जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद, उसका जब चेंज होता है तो उसका नाम क्या होता है? रूपांतरित चट्टान कहलाता है। जैसे चूना पत्थर जो होता है उसका रूप चेंज होकर संगमरमर बन जाता है, तो हमारा संगमरमर क्या होता है? एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान होता है। अग्नि चट्टान में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हमारा है? ग्रेनाइट होता है, जो आप देखते होंगे काले काले पत्थर होते हैं, या जो घरों में ज़्यादा किचन में इस्तेमाल होते हैं ऐसे, या आपके गेट के बगल में जो आपका पिलर रहता है उस पिलर में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पत्थरों को हम अग्नि चट्टानों से प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। सबसे मजबूत पत्थर ग्रेनाइट ही होता है। संविधान की बात करता है, संविधान किसे कहते हैं? भाई संविधान के बारे में तो आपको पढ़ के जाना है, आर्टिकल्स के बारे में जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने के भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो भारत आया था मेगास्थनीज, उसने भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई थी, उसके बारे में आपको बताना है, और उसने किस पुस्तक को लिखा था ये भी बताना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। उस समय राजपूतकालीन सामाजिक दशा क्या थी, उसके बारे में आपको लिखना है। चालुक्य वंश का संक्षिप्त में इतिहास लिखिए, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो जैसे कि हमने बताया, पृथ्वी का जो संरचना है 3 भागों से मिलकर बनी होती है, सीमा, सियाल, सीमा और निफे। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताना है, किसमें क्या पाया था, किसकी अधिकतम मात्रा रहती है, सब डिटेल में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के में अंतर स्पष्ट करना है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, इसके बारे में बताना है। हमारा पृथ्वी तो एक जगह, सूर्य एक जगह स्थिर रहेगा, या तो बीच में एक बार चंद्रमा आएगा और एक बार पृथ्वी आएगी। तो चंद्रमा जब आएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, चंद्रमा यहाँ पर पहुंचेगा, चंद्रमा सूर्य का जो छाया होगी वो पृथ्वी द्वारा यहाँ पे ढक दी जाएगी प्रकाश, और उसकी छाया किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। इस प्रकार क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ जो बीच में आएगा, तो चंद्रमा एक बार बीच में आएगा, या तो एक बार पृथ्वी बीच में आएगी। सूर्य हमारा स्थिर रहेगा, तो सूर्य को बीच में नहीं लेना। जिस ऑप्शन में आपको सूर्य बीच में दिखेगा वो ऑप्शन कट मार दीजिएगा पहले तो। जिस ऑप्शन में चंद्रमा बीच में या पृथ्वी, तो इसमें से ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? हमारा सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और अगर पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इस दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। भारत की कृषि की क्या विशेषता है और क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था? आपको पता है 10/1025 में उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसमें वो 17 बार आक्रमण किया था, और किस उद्देश्य से किया था इसके बारे में आपको बताना है। उसका यहाँ पे राज करने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ यहाँ पे मंदिर को तोड़ना था, और क्या नाम है, यहाँ के सोना लूट करके अपने देश ले जाना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत का जो संविधान है कैसा है, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा। कौन कौन सी इसकी विशेषताएँ हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है, क्योंकि 75 वर्ड लिखने हैं। तो आप संविधान से संबंधित जो भी इसके महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, हमारा संविधान कैसा है, लचीला है, कैसा है, कठोर है, धर्मनिरपेक्ष है, समाज से राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, क्या सब जी बातें जो हैं सब इसमें आप लिख दीजिएगा। 75 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों का प्रकाश दे लीजिएगा। सबसे पहले बताइएगा अशोक कौन था, ठीक है। अशोक के बारे में इसने कितनी लड़ाई की थी, उनके पुत्र कौन से पुत्र थी, कौन सी, बाद में इसने जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग के युद्ध में इसके हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद इसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को उसने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, और कब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस सब के बारे में आपको डिटेल में अशोक के जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी, शिलालेख बनवाए थे, सांची का स्तूप बनवाया था, इस सब के बारे में आपको लिखना है। किस भाषा में उस शिलालेख को लिखा गया था उसको भी बताना है। किस प्रकार से आपका 40 प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।